हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आपकी यूपी सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसका जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 12 फरवरी 2023 में। ठीक है, तो जो आपका पेपर 1 है उसमें कुछ लॉज आने वाले हैं। उनमें से ये एक्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो इस एक्ट को आज हम देखेंगे। टोटल सेक्शन है यहाँ पर 8, बहुत ही छोटा सा एक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। एक्ट का नाम क्या है? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। एक्ट नंबर 34 है 1971 का। 10 अगस्त 1971 को ये एक्ट जो है इनेक्ट हुआ था। अब देखते हैं क्या इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया ये एक्ट। तो क्या लिखा है यहाँ पर? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। ठीक है, ये एक्ट बनाया गया है कुछ सर्टेन प्रेगनेंसीज के लिए जिनका टर्मिनेशन प्रोवाइड किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। किसके द्वारा किया गया है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, और उससे रिलेटेड मैटर्स को ये एक्ट डील करता है। ठीक है, इट इज़ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 22nd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। ठीक है, टोटल सेक्शन कितने हैं? 8 हैं। चलिए देखते हैं पहला सेक्शन क्या बात कर रहा है। तो पहला सेक्शन बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। ठीक है, इस एक्ट का नाम क्या है? तो नाम है इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1972। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इनेक्ट हुआ 10 अगस्त 1971 को, इन्फोर्स हुआ 1 अप्रैल 1972 को, और संपूर्ण भारत पर यह एक्ट लागू होता है। ठीक है, इसका रीसेंट अमेंडमेंट जो है वो 2021 में हुआ है, और साथ में हम वो अमेंडमेंट भी पढ़ते जाएंगे। चलिए आ जाते हैं सेक्शन 2 पे, जो कि डील करता है डेफिनेशन क्लॉज से। ठीक है, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इनको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहली जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है गार्जियन की। ठीक है, गार्जियन का क्या मतलब है इस एक्ट के अंतर्गत? मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ अ माइनर और मेंटली इल पर्सन। तो गार्जियन का मतलब है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो केयर कर रहा है ऐसे व्यक्तियों की जो माइनर हैं या फिर मेंटली इल हैं। ठीक है, तो किन व्यक्तियों के केयर की बात हो रही है यहाँ पे? माइनर या मेंटली इल पर्सन की जो देख रेख कर रहा है ऐसा व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत गार्जियन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नई डेफिनेशन को ऐड किया गया है, मेडिकल बोर्ड। ठीक है, ये आपका अमेंडमेंट जो है 2021 का है। ठीक है, देखते हैं क्या मतलब है इसका। मीन्स द मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। ठीक है, सेक्शन 3 के 2C में जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है मेडिकल बोर्ड, ठीक है, वो ही इस डेफिनेशन के अंतर्गत सेम मीनिंग होगी। तो उसे अभी हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, मेंटली इल पर्सन। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ना कि गार्जियन किनकी केयर करेगा? माइनर की और मेंटली इल पर्सन की। मेंटली इल पर्सन कौन है? मीन्स अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि मेंटल रिटार्डेशन को छोड़कर, यानी कि मानसिक मंदता को छोड़कर कोई अदर मेंटल डिसऑर्डर है और उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कौन हो जाएगा? मेंटली इल पर्सन हो जाएगा। 2C डेफिनेशन किससे डील कर रही है? माइनर से। ठीक है, माइनर का क्या मतलब है यहाँ पे? तो माइनर का मतलब है मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 इज टू बी डीम नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजॉरिटी। ठीक है, तो माइनर का क्या मतलब हो गया? ऐसा व्यक्ति जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत जिसने मेजॉरिटी अटेंड नहीं की है, वो व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर माइनर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे 2D, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से देखेंगे। मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर who possesses any recognized medical qualification as defined in clause H of section 2 of Indian Medical Council Act, whose name has been entered in a state medical register and who has such experience or training in gynecology and obstetrics as may be prescribed by rules made under this act। ठीक है, तो इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा? तो ऐसा कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज H में डिफाइन उस व्यक्ति ने पजेस की है कोई रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन। ठीक है, और जिसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड के अंतर्गत एंटर किया जा चुका है
और जिसको एक्सपीरियंस है या जिसने ट्रेनिंग ली है गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में, जैसा कि इस एक्ट के अंतर्गत रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। लास्ट डेफिनेशन देखेंगे इस एक्ट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिस पर ये पूरा एक्ट टिका हुआ है। मीन्स अ प्रोसीजर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी बाय यूजिंग मेडिकल और सर्जिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 मेथड बताए गए हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के। ठीक है, एक है मेडिकल, यानी कि मेडिसिन के द्वारा टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी जो, और एक है सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन क्लॉज। आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली डेफिनेशन है वो एक तो ये है आपकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एक ये है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन 3 पे, जो कि डील करता है व्हेन प्रेगनेंसीज मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, कब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से समझिएगा इस सेक्शन को। सबसेक्शन 1 बोल रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द IPC a registered medical practitioner shall not be guilty of any offence under that code or any other law for the time being in force if pregnancy is terminated by him in accordance with the provision of this act। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि IPC में किसी बात के होते हुए भी कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो IPC के या किसी अदर लॉ के अंतर्गत किसी ऑफेंस के लिए पनिशेबल नहीं होगा इस एक्ट में, अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गिल्टी नहीं होगा अगर वो टर्मिनेट करता है प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, ना ही IPC में वो गिल्टी होगा, ना ही किसी और लॉ में, अगर वो टर्मिनेट कर रहा है प्रेगनेंसी को इस एक्ट के, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे हम सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। अब देखते हैं सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है। ठीक है, पहले हम सबसेक्शन 4 पढ़ लेते हैं, फिर वापस से सबसेक्शन 2 पे आएंगे। सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि नो प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन who has attained the age of 18 years or who having attained the age of 18 years is a mentally ill person shall be terminated except with the consent in writing of her guardian। तो 4 का क्लॉज ये क्या बोल रहा है कि किसी भी वुमन की जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट नहीं की जाएगी उसके गार्जियन की रिटन कंसेंट के बिना, अगर उस प्रेग्नेंट वुमन ने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं या फिर 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और वो मेंटली इल पर्सन है। ठीक है, तो क्लॉज ए में क्या बोल रहा है कि ऐसी वुमन जो बिलो 18 है, ठीक है, या फिर 18 ईयर्स उसने कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन क्या है वो मेंटली इल है। ठीक है, तो ऐसे केस में गार्जियन की रिटन कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, क्लॉज बी क्या बोल रहा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, और क्लॉज बी बोल रहा है कि कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जाएगी प्रेग्नेंट वुमन की कंसेंट के बिना। ठीक है, तो अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी कंसेंट ज़रूरी है। क्लियर, अब पढ़ेंगे हम वापस सबसेक्शन 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए, ठीक है, यानी कि जो उसकी एज है उसका भी हमें ध्यान रखना है, और अगर वो 18 ईयर्स से बिलो है या फिर 18 साल की हो चुकी है लेकिन मेंटली इल है तो फिर उसके पेरेंट्स की जो कंसेंट है वो रिटन में लेना ज़रूरी है। और साथ ही में क्लॉज बी में बताया हमें कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी कंसेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है किसके द्वारा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर बात हो रही है टाइम की। ठीक है,
प्रेगनेंसी पीरियड की बात हो रही है यहाँ क्लॉज ए और क्लॉज बी में। वेयर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स इफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर इज और ऑफ द ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ। तो क्लॉज ए क्या बोल रहा है, अगर प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो 20 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को सही लगता है या वो गुड फेथ में करता है टर्मिनेट, ठीक है। और क्लॉज बी क्या बोल रहा है, वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सीड 20 वीक्स बट डज नॉट एक्सीड 24 वीक्स इन केस ऑफ such category of women as may be prescribed by rules made under this act if not less than 2 registered medical practitioners are of the opinion formed in good faith, ठीक है। और क्लॉज बी क्या बोल रहा है कि जहाँ पर प्रेगनेंसी की लेंथ जो है 20 वीक्स से ज़्यादा है लेकिन 24 वीक्स से ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते तक की है, ठीक है, तो उस केस में अगर वुमेन की वो कैटेगरी है जो इस एक्ट के रूल्स में प्रिस्क्राइब की गई है और जहाँ पर कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ये ओपिनियन है या फिर वो गुड फेथ में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, तो अब यहाँ पर दिए गए हैं हमें 2 क्लॉजेस। द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन और ऑफ ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है। अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी लाइफ को रिस्क है, ठीक है, उसके जीवन को खतरा है या फिर उसको फिजिकल ग्रेव इंजरी हो सकती है या उसकी मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है। एंड सेकंड क्लॉज बोल रहा है देयर इज़ अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ़ द चिल्ड्रन वर बोर्न इट वुड सफ़र फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। और जहाँ पर ऐसा लगता है मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि अगर बच्चा पैदा होता है तो वो एक सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी से सफ़र करेगा, ठीक है, तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, ठीक है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर कोई महिला 18 साल से कम है या फिर 18 साल की हो चुकी है लेकिन क्या है, मेंटल इल है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट किसके द्वारा की जा सकती है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। और जहाँ पर जो प्रेगनेंसी की लेंथ है, ठीक है, वो 20 हफ्तों से ज़्यादा की नहीं है ऐसे केस में, या फिर जहाँ पर प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से ज़्यादा की है लेकिन 24 हफ्तों से ज़्यादा की नहीं है, और जब ऐसा लगता है किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को या फिर कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को गुड फेथ में या उनका ये ओपिनियन है कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं तो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी लाइफ को खतरा है या फिर उसको फिजिकल इंजरी हो सकती है या फिर मेंटल हेल्थ से उसे सर्वाइव करना पड़ सकता है या फिर जो बच्चा पैदा होने वाला है उस प्रेगनेंसी से वो सफ़र करेगा आगे चल के बहुत ही ज़्यादा सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी को, तो ऐसे केस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ऐसी प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। अब हम समझेंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण, ठीक है। 2 हमें एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, समझते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लॉज ए, ठीक है, क्लॉज ए के पर्पज़ के लिए, यानी कि जहाँ पर प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है। Where any pregnancy occurs as a result of failure of any device or method used by any woman or her partner for the purpose of limiting the number of children or preventing pregnancy, the anguish caused by such pregnancy may be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant woman, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि क्लॉज ए के पर्पज़ के लिए, यानी कि अगर प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है, और जहाँ पर ऐसी प्रेगनेंसी जो है वो उस वुमेन के द्वारा या फिर उसके पार्टनर के द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने के लिए या फिर उस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो यूज़ किए गए थे डिवाइसेस या मेथड, ठीक है, उनके फेलियर की वजह से वो प्रेगनेंसी हुई है, तो ऐसी प्रेगनेंसी के द्वारा जो पीड़ा होगी उसको, ठीक है, जो वो सफ़र करेगी महिला, उसको माना जाएगा कि उस महिला की मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी होगी, ठीक है। जहाँ पर किसकी बात हो रही है, जहाँ पर बच्चों की संख्या को सीमित करने की बात हो रही है या फिर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी ये मान के कि उस प्रेगनेंसी के दौरान जो भी उसको पीड़ा होगी उस महिला को
वो मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करेगी उसके और उसको ग्रेव इंजरी होगी, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मान लिया जाएगा। अब देखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी, क्लॉज ए और बी के पर्पस के लिए, ठीक है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से कम की है, ठीक है, और 20 हफ्तों से लेके 24 हफ्तों की है, वेयर एनी प्रेगनेंसी इज एलिज्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमन to have been caused by rape, the anguish caused by pregnancy shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant woman, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा केस क्या दे दिया कि अगर वो प्रेगनेंसी जो है वो किसी महिला के रेप की वजह से हुई है, ठीक है, तो ऐसे में उस प्रेगनेंसी के दौरान उसको जो भी पीड़ा होगी, वो जिन चीज़ों से सफ़र करेगी, तो वहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि प्रेग्नेंट वुमन ने मेंटल हेल्थ से सफ़र किया है, उसको ग्रेव इंजरी हुई है, ठीक, यानी कि ऐसे दोनों केसेस में टर्मिनेशन को अलाउ किया जा रहा है इस एक्ट में, ठीक है। अब देखते हैं सबसेक्शन 2A, द नॉर्म्स फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट डिफरेंट जेस्टेशनल एज शेल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, जिनका ये ओपिनियन है कि प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए जो अलग अलग प्रेगनेंसी पीरियड दिया गया है, वो पीरियड वो होगा जो रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाए इस एक्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 2B पे। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 relating to the length of the pregnancy shall not apply to the termination of pregnancy by the medical practitioner where such termination is necessitated by the diagnosis of any of the substantial fetal abnormalities diagnosed by a medical board, ठीक है। सबसेक्शन 2 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं प्रेगनेंसी की लेंथ को लेके, यानी कि क्लॉज ए में दिया गया था अगर 20 हफ्तों से कम की प्रेगनेंसी है, और क्लॉज बी में दिया गया था कि जो प्रेगनेंसी है वो 20 हफ्तों से लेके 24 हफ्तों की है, ठीक है। तो वहाँ पर सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन को, जहाँ पर ऐसा टर्मिनेशन मेडिकल बोर्ड के द्वारा ज़रूरी है, ठीक है, तो वहाँ पर लेंथ नहीं देखी जाएगी प्रेगनेंसी की। अब देखते हैं सबसेक्शन 2, एवरी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एज द केस में बी शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड to be called a medical board for the purpose of this act to exercise such power and function may be prescribed by rules made under this act। सेक्शन 2 के क्लॉज AA में हमने पढ़ी थी डेफिनेशन किसकी, मेडिकल बोर्ड की, वहाँ पर हमें रेफर किया गया था सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2C, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड का मतलब अच्छे से समझ लीजिए कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा एक बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक बोर्ड का गठन करेंगे जिसको बोला जाएगा मेडिकल बोर्ड इस एक्ट के पर्पस के लिए, ठीक है। और वो मेडिकल बोर्ड वो सभी पावर्स और फंक्शंस एक्सरसाइज करेगा या परफॉर्म करेगा जो इस एक्ट के अंतर्गत रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया है। अब देखते हैं सबसेक्शन 2D, द मेडिकल बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग नेमली, ठीक है। अब जो मेडिकल बोर्ड है, ठीक है, वो क्या कंसिस्ट कर रहा है देखते हैं। अ गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, a pediatrician, a radiologist or sonologist, and such other number of members as may be notified in the official gazette by the state government or union territory as the case may be, ठीक है। तो जो मेडिकल बोर्ड के मेंबर्स होंगे उनमें कौन कौन होगा, एक गायनोकोलॉजिस्ट होगा, एक पेडियाट्रिशियन होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट होगा, और ऐसे मेंबर्स होंगे, उतनी संख्या में मेंबर्स होंगे जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या यूनियन टेरिटरी के द्वारा ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई किया जाए। अब देखते हैं हम सबसेक्शन 3, इन डिटरमाइनिंग वेदर द कंटिन्यूएंस ऑफ अ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सच रिस्क ऑफ इंजरी द हेल्थ एज इज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 अकाउंट मे बी टेकन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन्स एक्चुअल और रीजनेबली फोर्सिएबल इन्वायरमेंट, जहाँ पर ये डिटरमाइन किया जाता है कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ पे रिस्क होगी, ठीक है, उसकी हेल्थ को इंजरी हो सकती है जैसा कि सबसेक्शन 2 में मेंशन किया गया है। तो ऐसे केस में उस प्रेग्नेंट वुमेन की जो एक्चुअल या फिर जो पहले प्रेगनेंसी की जो हिस्ट्री रही है, ठीक है, या जो इन्वायरमेंट रहा है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आई होप अब आपको सेक्शन 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से आएगा ज़रूर आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन,
सेक्शन 4 डील करता है प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। ठीक है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं। नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट एट एनी प्लेस अदर देन। ठीक है, कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत जब तक कि जो जगह है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सेक्शन 4 कि जो प्लेसेस या जो जगह या जो स्थान इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं उन जगहों के अलावा किसी और प्लेस पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जाएगी। देखते हैं कौन सी वो जगह है। अ हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश या मेंटेन किया गया कोई अस्पताल। क्लॉज बी बोल रहा है अ प्लेस फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बाय गवर्नमेंट और अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दैट गवर्नमेंट विद चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेट कमेटी। ठीक है, या फिर ऐसा कोई स्थान जो कि इस एक्ट के पर्पस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा इस एक्ट के पर्पस के लिए अप्रूव किया गया है। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है वो कौन सी कमेटी होगी, जो उस गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। और उस कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में कौन होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर दो जगहों की बात हुई है। ऐसे कोई हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए गए हैं। ठीक है, या फिर ऐसी कोई प्लेस जो कि अप्रूव की गई है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा। और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, तो वो होंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। प्रोविजो देखते हैं इसका। प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शैल ऑफ नॉट लेस देन 3 and not more than 5 members including the chairperson as the government may specify from time to time। ठीक है, अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है अब ये जो कमेटी है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो कमेटी में मेंबर्स होंगे वो मिनिमम 3 होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम 5 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। समझ में आया। तो सेक्शन 4 हमारा किससे डील करता है, ऐसी जगह जहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, एक तो हॉस्पिटल हो गया और ऐसी प्लेस हो गई जो कि अप्रूव की गई है गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा। फिर बात हुई उनके जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, तो जो चेयरपर्सन होगा उस कमेटी का वो या तो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होगा। ठीक है, अब बात आई प्रोविजो में मेंबर की कि कितने मेंबर होंगे उस कमेटी में। ठीक है, तो मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 5 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। आई होप सेक्शन 4 क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 5 डील करता है सेक्शन 3 and 4 व्हेन नॉट टू अप्लाई। जो सेक्शन 3 है और सेक्शन 4 है वो कब अप्लाई नहीं होगा, यानी कि तो सेक्शन 3 किससे डील करता है कि कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, किसके द्वारा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। और सेक्शन 4 बात कर रहा है कि कौन सी प्लेस पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, सेक्शन 5 डील कर रहा है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कब अप्लाई नहीं होगा। देखते हैं कब अप्लाई नहीं होगा। सबसेक्शन 1 the provision of section 4 and so much of the provision of subsection 2 of section 3 as relate to the length of pregnancy and the opinion of not less than 2 registered medical practitioner shall not apply to the termination of pregnancy by a registered medical practitioner in case where he is of opinion formed in good faith that the termination of such pregnancy is immediately necessary to save the life of the pregnant woman। जो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में लेंथ दी गई है प्रेगनेंसी की कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते समय लेंथ का ध्यान रखना है। ठीक है, और सेक्शन 4 में बात की गई है किस जगह पर टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 यही बोल रहा है कि सेक्शन 4 के प्रोविज़न और सेक्शन 3 में जो सबसेक्शन 2 में प्रोविज़न दिए गए हैं प्रेगनेंसी की लेंथ के रिगार्डिंग। ठीक है, और जहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ये ओपिनियन है, ये चीज़ें जो हैं अप्लाई नहीं होंगे प्रेगनेंसी के ऐसे टर्मिनेशन पे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाएगी उस केस में जहाँ पर उनका ये ओपिनियन है कि वो गुड फेथ में टर्मिनेट कर रहे हैं और जहाँ पर
उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है उस प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए, अब देखिए कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसकी जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो उसका जो प्रेगनेंसी लेंथ है, ठीक है, वो देखेंगे तो उसकी जीवन को खतरा हो सकता है, ठीक है। या फिर जो 2 जगह यहाँ पर बताई गई हैं सबसेक्शन 4 में, वहाँ तक उनको ले जाएंगे, फिर टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में ये एक्सेप्शन दिया गया है कि सेक्शन 4 के प्रोविज़न और सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 पे ये बात अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको लगता है कि वो गुड फेथ में ऐसा टर्मिनेशन कर रहा है जो कि उस प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इमीडिएटली उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो वो कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2, ठीक है। अब देखो सबसेक्शन 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आईपीसी, ठीक है। आईपीसी में किसी बात के होते हुए भी द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी एन ऑफेंस punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years under that code and that code shall to this extent stand modified, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है और वो टर्मिनेट करता है किसी की प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 साल से कम का नहीं होगा बल्कि उसे 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पनिशमेंट होगी उस व्यक्ति के लिए। अब देखते हैं सबसेक्शन 3, whoever terminate any pregnancy in a place other than that mentioned in section 4 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years, ठीक है। जो कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है जो सेक्शन 4 में जगह बताई गई हैं उन जगहों के अलावा, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 साल से कम का नहीं होगा बल्कि उसे 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। और ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर इमीडिएटली ज़रूरी है टर्मिनेशन करना उस प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं सबसेक्शन 4, एनी पर्सन बीइंग ओनर ऑफ अ प्लेस विच इज़ नॉट अप्रूव्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 4 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years, ठीक है। तो सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि सेक्शन 4 के क्लॉज बी में जो स्थान अप्रूव नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्लॉज बी में बोला गया था ना कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए वो जगह या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा होनी चाहिए अप्रूव, ठीक है, और वो जगह अप्रूव नहीं है तो उस प्लेस का जो ओनर है वो पनिशेबल किससे होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट से, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years, ठीक है। मतलब जहाँ पर टर्मिनेशन हो रहे हैं और वो जगह अप्रूव नहीं है, ठीक है, तो उसके ओनर को सज़ा होगी। इस सेक्शन में तीनों ही सब सेक्शन में सेम पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, तीनों में रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, 2 साल से कम की सज़ा नहीं होगी लेकिन 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन ओनर का क्या मतलब है, तो ओनर का मतलब होगा इन रिलेशन टू अ प्लेस मीन्स एनी पर्सन हु इज़ द administrative head or otherwise responsible for the working or maintenance of a hospital or place by whatever name called where the pregnancy may be terminated under this act, ठीक है। ओनर का क्या मतलब होगा, उस जगह के संबंध में, उस स्थान के संबंध में कोई व्यक्ति जो कि उस स्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है या फिर किसी और वे में रिस्पॉन्सिबल है हॉस्पिटल या प्लेस के वर्किंग और मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो किसी भी नाम से हो जहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा ओनर। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या बोला गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सो मच ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 एज रिलेट टू द पोजेशन by registered medical practitioner of experience or training is gynecology and obstetrics shall not apply। सेक्शन 2 के क्लॉज डी के उतने प्रोविजंस, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग के पोजीशन से संबंधित प्रोविजंस हैं, ठीक है, उन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सेक्शन में जो पनिशमेंट वगैरह दी गई हैं इस एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन की,
वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लागू नहीं होंगे, ठीक है, अगर वो अपना काम किस में करते हैं, गुड फेथ में करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 5A डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वुमन, ठीक है, वुमन की प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के बारे में डील करता है सेक्शन 5A। और सेक्शन 5A जो है वो 2021 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। रीसेंट आपका अमेंडमेंट है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सब सेक्शन 1 देखेंगे, नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर shall reveal the name and other particulars of a woman whose pregnancy has been terminated under this act except to a person authorized by any law for the time being in force, ठीक है। कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिवील नहीं करेगा उस महिला का नाम या उसके बारे में कोई भी जानकारी जिसकी प्रेगनेंसी इस एक्ट के अंतर्गत टर्मिनेट की जा चुकी है। और साथ ही में यहाँ पर हमें दिया है एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट टू अ पर्सन ऑथोराइज बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। तो एक्सेप्शन में यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति जो लॉ के द्वारा ऑथोराइज्ड है उस वुमन का नाम या फिर कोई अन्य जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल नॉट रिवील द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ वुमन जिसकी प्रेगनेंसी इस एक्ट के अंतर्गत टर्मिनेट की जा चुकी है, ठीक है। और एक्सेप्शन है, यहाँ पर आप सर्किल लगा लीजिएगा, पर्सन ऑथोराइज्ड बाय एनी लॉ कैन रिवील द नेम ऑफ अ वुमन एंड अदर पर्टिकुलर्स। सबसेक्शन 2 देखेंगे, whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both, ठीक है। यहाँ पर आप एक रेड स्टार लगा लीजिए, पनिशमेंट आ गई है, तो ये पनिशमेंट हमें ज़रूर याद करनी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि whoever reveal the name and other particulars of a woman whose pregnancy has been terminated under this act shall be punishable with, तो आंसर क्या आएगा आपका, imprisonment which may extend to 1 year और फाइन और विद बोथ, ठीक है। यहाँ पर और है, एंड नहीं है, ठीक है। या तो इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 6 डील करता है पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 6 में नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। चलिए सब सेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बना सकती है। सब सेक्शन 2 देखेंगे, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, ठीक है। विशिष्टया जो इस एक्ट में फॉलोइंग पावर्स दी गई हैं, ठीक है, उन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे रूल्स बना सकती है, ऐसे रूल प्रोवाइड कर सकती है इन सभी मैटर्स के लिए या इनमें से किसी मैटर के लिए। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखते हैं ऐसे कौन से मैटर है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है। द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग ऑफ बोथ विच आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल हैव इफ़ ही इंटेंड टू टर्मिनेट एनी प्रेगनेंसी अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या दोनों से रिलेटेड मैटर्स के लिए नियम बना सकती है अगर वो इस एक्ट के अंतर्गत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज देखेंगे, द कैटेगरी ऑफ वुमन अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी के अंतर्गत जो वुमन की कैटेगरी दी गई है उससे रिलेटेड नियम बना सकती है। द नॉर्म्स फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट डिफरेंट जेस्टेशनल एज अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 3। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, जिनका ओपिनियन रिक्वायर करना ज़रूरी है किसी भी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के लिए, अलग अलग प्रेगनेंसी पीरियड के लिए, यानी कि गर्भावधि के लिए नियम बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द मेडिकल बोर्ड अंडर सबसेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2C के अंतर्गत मेडिकल बोर्ड के पावर्स और फंक्शंस से रिलेटेड कोई रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सच अदर मैटर्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रोवाइडेड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत कोई अदर मैटर्स के लिए भी वो नियम बना सकती है जैसा कि रिक्वायर किया जाए। सबसेक्शन 3 देखेंगे,
Every rule made by central government under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of parliament while it is in a session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both houses agree in making any modification in the rule, or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. So, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. ठीक है, सबसेक्शन 3 बहुत ही ईजी बात कर रहा है कि जो रूल सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कौन बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जल्दी से जल्दी संसद के दोनों सदनों के समक्ष 30 दिन के लिए रखेगी, और जहां पर दोनों हाउसेज इस बात को लेकर एग्री हो जाएंगी कि ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस रूल का कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाता है तो वो इस तरीके से होगा कि जो पहले कुछ भी इस एक्ट में कहा गया है उस पर विपरीत प्रभाव ना डाले। नेक्स्ट सेक्शन डील करता है पावर टू मेक रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन बनाने की शक्ति किसके पास है, तो आंसर इज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्ति है रेगुलेशन बनाने की। देखते हैं क्या बोल रहा है सेक्शन 7, require any such opinion as is referred to in subsection 2 of section 3 to be certified by a registered medical practitioner or practitioners concerned in such form and at such time as may be specified in such regulation, and the preservation or disposal of such certificates। तो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन के द्वारा रिक्वायर कर सकती है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में जो रेफर किए गए हैं ओपिनियंस को, ठीक है, उनको रिक्वायर कर सकती है, मांग सकती है, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा सर्टिफाइड किए गए हैं, और उस फॉर्म में मांगेगी वो, और उस समय पर जैसा कि रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई किया जाए, और ऐसे सर्टिफिकेट के प्रिजर्वेशन या डिस्पोजल के लिए भी वो रिक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट क्लॉज देखेंगे, रिक्वायर एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी टू गिव इंटीमेशन ऑफ सच टर्मिनेशन एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टर्मिनेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच रेगुलेशन। ठीक है, क्लॉज बी में स्टेट गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिक्वायर कर सकती है, उससे ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकती है जिसने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया है या जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है, उस टर्मिनेशन के बारे में या फिर अदर इन्फॉर्मेशन उससे मांग सकती है जो कि टर्मिनेशन से रिलेटेड है, जैसा कि उस रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्लॉज देखेंगे, प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर एक्सेप्ट टू सच पर्सन्स एंड फॉर सच अदर पर्सन्स and for such purposes as may be specified in such regulation of intimation given or information furnished in pursuance of such regulations। और क्लॉज सी बोल रहा है ऐसे पर्सन्स और उस रेगुलेशन में स्पेसिफाई पर्पजेस की इंफॉर्मेशन देने और फर्निश करने को छोड़कर उसके डिस्क्लोजर को प्रोहिबिट कर सकती है। सबसेक्शन 2 देखेंगे, द इंटीमेशन गिवन एंड द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन pursuance of regulation made by virtue of clause B of subsection 1 shall be given or furnished as the case may be to the chief medical officer of the state। और सबसेक्शन 2 कह रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो दी गई है या फर्निश की गई है रेगुलेशन के परजुएंस में सबसेक्शन 1 के क्लॉज B के द्वारा, वो उस स्टेट के चीफ मेडिकल ऑफिसर को दी जाएगी। और सबसेक्शन 2A अमेंडमेंट 2005 से जोड़ा गया है। एवरी रेगुलेशन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। और सबसेक्शन 2A कह रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए सभी रेगुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष यानी कि विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। सबसेक्शन 3 देखेंगे, एनी पर्सन हु विलफुली कॉन्ट्रावेंस और विलफुली fails to comply with the requirements of any regulation made under subsection 1 shall be liable to be punished with fine which may extend to 1000 rupees। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक और पनिशमेंट आ गई। पनिशमेंट में सिर्फ यहाँ पर पेनल्टी दी गई है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर उल्लंघन करेगा या जानबूझकर जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं सबसेक्शन 1 में
उनको फुलफ़िल नहीं करेगा, उनको फुलफ़िल करने में फ़ेल हो जाएगा, तो वो पनिश किया जाएगा फ़ाइन से, ठीक है, पेनल्टी से, जो कि 1000 रुपये तक हो सकती है। इस एक्ट का लास्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 8, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। आप इस सेक्शन के साथ सेक्शन 3 ज़रूर पढ़िएगा। मैं ऑलरेडी आपको सेक्शन 3 समझा चुकी हूँ। सेक्शन 8 में आपको गुड फेथ का लाभ मिल रहा है। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एनी डैमेज caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this act, ठीक है। कोई भी सूट या कोई भी अदर लीगल प्रोसीडिंग किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट लाई नहीं करेंगी किसी भी डैमेज के लिए, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत गुड फेथ में किया गया है और गुड इंटेंशन के साथ किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।